नमस्कार। आज हम संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त करते। सबसे पहले आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। संख्या क्या है? ठीक है, तो संख्या क्या है? संख्या एक ऐसा चिन्ह है। संख्या एक ऐसा चिन्ह है। चिन्ह मतलब समझ है? चिन्ह है। चिन्ह मतलब क्या? सिंबल। सिंबल, चिन्ह मतलब सिंबल। तो संख्या एक ऐसा चिन्ह है जो मापने, तौलने, क्रम बनाने आदि कामों में लाया जाता है। संख्या क्या है? सिंबल है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है? ये सब जितनी भी संख्याएं हैं किस काम में आती है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, पैमाना नापने में, लंबाई नापने में, और भी कई तरह के काम होते हैं। सब में हमको जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि लड़कों का सीरियली नंबर चढ़ाना है, 1 2 3 4, फर्स्ट 1 2 3 4 5, इस तरह से चढ़ाते हैं नंबर। तो उसी को कहते हैं हम संख्या। और इस संख्या के बिना गणित का कोई आधार नहीं है। यानी संख्या ही गणित का आधार है, नींव है, बेस है। इसके बिना हम गणित नहीं बना सकते। यह है तो गणित है, नहीं है तो गणित नहीं है। समझ में आ गया? अब हम यह समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका महत्व क्या है। तो महत्व क्या हो जाएगा? महत्व क्या हो जाएगा? लंबाई मापना, लंबाई मापना है ना, किसी चीज का लंबाई, चाहे सड़क का लंबाई हो, खेत का लंबाई हो, टेबल का लंबाई हो, किताब का लंबाई हो, यानी किसी भी क्षेत्र का लंबाई यदि हमको ज्ञात करना होता है तो उसको माप कर ही करते हैं और उसको संख्या के रूप में लगाते हैं और तब जाकर के हम उसको उपयोग करते हैं। तो लंबाई मापने में, क्रम संख्या बनाने में, जैसे स्कूल में विद्यार्थियों का संख्या बनाना है। एक क्लास में 6 क्लास में कितने लड़के हैं, 8 क्लास में कितने लड़के हैं, 8 क्लास में कितने लड़के हैं, ये सबको क्या करता है? क्रम वाइज लिखते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या पता चलती है कि कितनी विद्यार्थी हैं। तो क्रम संख्या के अनुसार, अब उसी के अनुसार उसका रोल नंबर तय होता है। रोल नंबर कितना है, हमारा रोल नंबर कितना है, उसका रोल नंबर कितना है, श्याम का रोल नंबर कितना है, मोहन का रोल नंबर कितना है, राधा की रोल नंबर कितना है। ये किसकी? संख्या के आधार पर ही निश्चित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबाई मापना, यहां तक कि हमें वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक हैं ये लोग भी संख्या का उपयोग करते हैं। बिना इसकी संख्या का कोई पता ही नहीं चलता है। मान लीजिए कि आकाश की दूरी तय बताना है, सूर्य की दूरी पृथ्वी से बताना है, तो कैसे बताएंगे? संख्या में नहीं बताएंगे। ग्रह की दूरी बताना है, कैसे बताएंगे? संख्या में बताएंगे। उसका द्रव्यमान बताना है तो किससे बताएंगे? संख्या में बताएंगे। तो मापने में, द्रव्यमान मानने में, द्रव्यमान बताने में वैज्ञानिक लोग भी काम करते हैं। भार, द्रव्यमान मतलब भार हो गया, है ना। इसी तरह क्षेत्रफल बताने में इंजीनियर लोग भी इसका काम करते हैं। इंजीनियर लोग का भी कोई भी काम नहीं होगा बिना मैथ का और बिना संख्या का। यानी जितने भी क्षेत्र के जो भी कामें हैं हम लोग उसको गिनती में लाते हैं। रुपया पैसा का हिसाब करना, बैंक में जितने काम होते हैं सब रुपया पैसा का हिसाब करता है। सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाख
लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है, करोड़ में भी, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में, सब में ना जो नापे जाते हैं, जो काउंटिंग की जाती है, वही क्या है, संख्या है, और वही उसका महत्व है। क्लियर हो गया? महत्व क्या है और आपका ये संख्या क्या है, समझना क्या ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इन सबसे पहले हम प्रकृति संख्या के बारे में जानेंगे। प्रकृति संख्या होती क्या है, किसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर क्या है, जिसका हम उपयोग करते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर में शून्य को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, नेचुरल नंबर में शून्य का इस्तेमाल वहां होता है जैसे 10 लिखना है, 20 लिखना है, 30 लिखना है, 40 लिखना है, 50 लिखना है, 100 लिखना है, तो आगे वाली संख्या में, माने आगे के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो 10 गुना बढ़ाता है, हर चीज का 10 गुना बढ़ा देता है। समझना है, 1 0 बढ़ाइए 10 गुना बढ़ गया, जैसे 1 पर 0 बढ़ाइए तो 10 गुना बढ़ गया, 2 पर 0 बढ़ाइए तो 10 गुना बढ़ गया, अर्थात 20, 10 गुना 20। इसी तरह 30 पर 3 का 10 गुना, 10 तिहाई 30, 40 का 10 गुना, 40 4 गुना 10, अर्थात तो इस तरह से जो जीरो हम बैठाते जाते हैं, 10 पर 1 0 बना दिए, 2 पर 0 बैठा दिए, 3 पर 0 बैठा दिए, तो ये चला जाएगा और हमारा चला जाएगा किसमें, प्राकृतिक संख्या में। लेकिन इसी संख्या को यदि 0 इधर लगा करके ऐसे लिखते हैं तो इधर 0 का कोई मान नहीं होता है, लेकिन जब हम काउंटिंग में लगा देंगे इसको, जैसे 1 0 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू जो होता है हो गया, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसको होल नंबर के नाम से जानते हैं या पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। आते हैं, देखिए हम समझा रहे हैं आपको, एक लाइन लेकर के देखिए, समझते हैं। ये मेरा एक लाइन है और इस लाइन पर मैंने क्या किया कि लिख दिया 1 लिखा, 2 3 4 5 6 7 और यहां पर आ गया 8। ये संख्याएं जो ये लाइन जो बता रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ने की बता रहा है, और इधर से यदि हम ऐसे लगा देते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ने के लिए बताते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं रेखा। रेखा आप जानते हैं ना, इसका कोई पॉइंट नहीं है, ये आगे की तरफ बढ़ता है और पीछे की तरफ भी बढ़ता है, ये रेखा है। तो इस रेखा पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। तो इसको क्या करते हैं, यहां से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से गिनते जाएंगे, सो दैट लाख मिलियन तक कितना भी गिनते जाइए, इसका कोई अंत नहीं है, अर्थात संख्या गिनती का कोई अंत नहीं है। तो नहीं है, तो इन संख्याओं को जो यहाँ से हम गिनती कर रहे हैं, यहाँ से जो गिनती कर रहे हैं, यहाँ से जो गिनती हमने किया और आगे भी करते जाएंगे, उसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्रकृत संख्या और प्राकृत संख्या के को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं भाई, हम हिंदी ज्यादा जानते हैं, हिंदी में ही बता सकते। और इंग्लिश का परिभाषा कहिएगा कि इंग्लिश में दीजिए, तो हम नहीं देंगे आपको, हम हिंदी में ही बताएंगे। और ये बता सकते हैं कि इसको हम इंग्लिश में क्या है, अर्थात नेचुरल नंबर है। हम भाई इंग्लिश से थोड़ा सा हट के रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं, शून्य लगा दिए। जब शून्य लगा दिए तो हम इसको जब यहाँ से शून्य लगा देते हैं, तो अब यहाँ से जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, इसके सामने से ऐसे पढ़ना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। क्या करते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश वाले भाई अपना समझते रहिएगा, इसे होल नंबर यहाँ पर इसे जो लिखा हुआ है, जो पढ़ते हैं इंग्लिश में वो समझ सकते हैं आप। ये पूर्ण संख्या हो, तो 0 लगा दिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या। और 1 से गिनना शुरू किए तो क्या हो गया, प्राकृत संख्या।
अब इसमें क्या करते हैं हम एक चीज और जोड़ देते हैं। यहाँ पर जोड़ते हैं क्या, यहाँ पर जोड़ते हैं कि आप जानते हैं कि जब आगे जाएंगे क्या होता है धनात्मक, अब पीछे घसकेंगे ऋणात्मक। धन आएगा धन बढ़ेगा प्लस, धन जाएगा धन घटेगा माइनस। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं उसी तरह से ये लाइन जो ये रेखा जो जा रही है, ये रेखा जो जा रही है इधर आगे की तरफ जा रही है, इधर घसक रही है तो पीछे की तरफ, तो शून्य एगो पॉइंट मान लिया जाता है। और शून्य एक क्या है पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के कारण ही इसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या यदि 0 लगा देते हैं तो ये सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल देते हैं। और यदि शून्य नहीं रहता है तो प्रकृत संख्या हो जाती है। समझ में आ गया? पूर्ण संख्या समझ में आ गया, प्रकृत संख्या समझ में गया। अब हम पूर्णांक संख्या बताते हैं जिसे इंटीग्रेट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे 1 यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5, उसी तरह से हम इधर भी क्या करते हैं 1 2 3 4 5 संख्या लेते हैं। 1 2 3 आई सो दैट आगे की तरफ यह क्या कर रहा है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा। अब ये जब शून्य के से उधर जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है, यानी राइट तरफ जा रहा है, राइट हैंड तरफ जा रहा है, माने दाहिने हाथ की तरफ जा रहा है, तो क्या करता है सब धनात्मक हो जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, बाएं हाथ की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं माइनस हो जाता है। ये तो आप जानते हैं, है ना? जब ये माइनस आ जाता है तो इस पूरे लाइन में जो जितने भी संख्याएं आती हैं, यानी यहां से लेकर के इतनी सारी संख्याएं जो हमारे सामने उपस्थित हो जा रही है, इसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। ये सब क्या हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 1, और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी क्या हो गया 0। 0 क्या है पूर्ण संख्या है। और अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, याद रखिएगा। और ये सारे अंक मिल करके ये सब जितने भी ये अंक हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ही मिल करके आगे वाली संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 1 पर 0 हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 20। इस तरह से जो होता है वह संख्या की निर्माण होते चला जाता है। लेकिन इन सबों को हम अंक कहते हैं, और जब इसका प्रयुक्त करते हैं यानी वर्क में इसको जब लाते हैं तो ये संख्या बन जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन है क्या ये अंक है। अब यहां से यहां तक ये कितनी हो गई, ये सब कितने संख्या हो गया, ये सब पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया पूर्णांक संख्या, इसको इंटीग्रल संख्या। अब हम क्या करते हैं यहां पर 2 को इधर ला देते हैं, 4 को ला देते हैं, 6 को ला देते हैं और 8 को ला देते हैं। इन सब को हम अलग अलग करके यहाँ पर ला दिए, एक एक छोड़ करके हमने ला दिया। यहाँ पर 2 लाग दिया, 4 लग दिया, 6 लाग दिया, 8 लाग दिया। इस तरह से आगे की तरफ ये बढ़ते जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे घटते जाएंगे। ठीक है, जब इन दोनों को एक एक छोड़ करके हमने तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग सम संख्या। सम यानी हमेशा ये जोड़ा रहते हैं और हमेशा 2 से विभाजित होते हैं। 2 गो का 1 जोड़ा होता है और 4 गो का 2 जोड़ा, 6 का 3 जोड़ा, मैंने 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 8 गो का कितना जोड़ा हुआ 4 जोड़ा, 5 दूना 10, तो 10 कितना जोड़ा हुआ 5 जोड़ा, 6 दूना 12, तो कितना जोड़ा हुआ 6। समझ में आ गया। तो इस तरह से जितनी भी जोड़ा संख्या होती है
या 2 से विभाजित होने वाली होती है, दोनों एक ही चीज है। या तो 2 से विभाजित हो जाए, या 2 से या जोड़ा संख्या हो, या संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि सम संख्या का पूर्ण रूप से क्या होता है? जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 इकाई अंक, इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0, इनमें से कोई संख्या है तो उस संख्या को हम सम संख्या बोल देंगे। पहचानने का यह नियम हो जाता है। जैसे 46 हो गया, 65 हो गया, 56 हो गया, 88 हो गया, 24 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। तो इसमें देखिए, इसमें इकाई अंक 0 है, इसमें भी इकाई अंक 0 है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो जितना गोल लग गया उसमें क्या है? इसमें से कोई ना कोई एक संख्या है। यदि है तो यह सम संख्या है। और इसमें देखिए इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो 5 क्या है? 5 सम संख्या इसमें है? नहीं है, तो सम संख्या नहीं है, यानी 65 सम संख्या नहीं है। तब आते हैं, अब इसको सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या समझ में आ गया? सम संख्या इवन नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर ध्यान दीजिएगा। जो हम डायग्राम बना रहे हैं इस पर ध्यान देते जाइएगा, समझते जाइएगा अच्छा से। अब चलते हैं हम विषम संख्या की तरफ बढ़ते हैं। विषम संख्या, अब यहां से हम क्या करते हैं? एक लाइन यहां से खींचते हैं, जो जिसको मैंने छोड़ दिया था उस पर अब हम लाइन देना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे? 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला और 9 मिला। ये सारी संख्याएं 8, 3, 5, 7 और 9, ये संख्या को कहते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, तो ये ऑड नंबर कैसे बन गए? तो ये 2 से विभाजित नहीं होते हैं। पहली बात कि 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम कहलाती है। साफ बात। और यदि बड़ी संख्या दिया है तो उसको कैसे जाएंगे? भाग दे करके समझेंगे? नहीं, जैसे हमने सम संख्या के विषय में समझा उसी तरह से विषम संख्या के बारे में भी समझेंगे। जैसे 5, 6, 9, 8, 2 बड़ी संख्या दिया है, 6, 4, 5 इस तरह की बड़ी संख्या दिया हुआ है। एक इधर संख्या दिया हुआ है, एक यहाँ पर संख्या दिया है, 9, 6, 8, 2, 9 इस तरह की संख्याएं दी गई है। अब इन संख्याओं को हमको समझना है कि ये संख्या में कौन सी विषम है या कौन सा सम है। तो याद रखिए, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई होगा तो वह विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जैसे इसमें 5 है तो 5 है, तो 5 इकाई अंक 5 है तो क्या हो गया? ये 3465 क्या हो गया? विषम संख्या। 9, 6, 96,829 यहाँ पर 9 है। 9 कौन सी संख्या? विषम संख्या। ये पूरी संख्या क्या है? विषम संख्या हो गई, यानी 96,829 क्या हो गया? विषम संख्या। उसी तरह 982 है तो 982 का इकाई अंक क्या है? 2 है, तो 2 क्या चीज है? सम संख्या है, ये सम संख्या हो गया। और ये 6 है तो 6 क्या है? 6 क्या है? सम संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। ध्यान में आ गया? अब चलते हैं, इसको हम यहां पर इसको भी लिए भी एक लाइन बनाते हैं और यहां पर लिखते हैं विषम संख्या। तो यहां से क्लियर हो गया प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब हम आते हैं आपको संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। थोड़ा सा अगला डायग्राम, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि डायग्राम पूरा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा समझाने में दिक्कत महसूस होगी, इसलिए मैंने कहा कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो आगे बताते हैं।
चलिए आगे समझते हैं। यहाँ तक विषम संख्या तक हम लोग समझ लिए, ये हो समझ लिए, इतना समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। उसी तरह से लाइन देते हैं और यहाँ पर जीरो डालते हैं, -1 -2 -3 इधर जाता है और इधर चलता है +1 +2 +3 +4 +5 इधर जाता है। तो आप सोचते होंगे कि प्लस लिखते नहीं है, अब बोलते जाते हैं प्लस। तो भैया ये समझ लो कि जितनी ये संख्याएं जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है वह प्लस है, और जिसके पीछे चिन्ह है तो समझ ही रहे हैं वो क्या है, माइनस है कि प्लस है ना। ठीक है, और जीरो तो न माना ही माइनस है न प्लस है, यह पूर्ण रूप में है। चलिए तो अभाज्य संख्या के विषय में समझते हैं। अभाज्य क्या है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने खुद और एक के छोड़ करके किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे एक जब भी कटेगा तो एक से कटेगा, ठीक है। दो जब भी कटेगा तो एक और दो से कटेगा। तीन जब भी कटेगा तो एक और दो से कटे, एक और तीन से कटेगा। लेकिन चार दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, माने बढ़ गया ना। यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया? बढ़ गया। एक का गुणनखंड संख्या से विभाजित होगा तो एक से, दो की संख्या से विभाजित होगा एक से और दो से, तीन की संख्या से विभाजित होगा तो तीन से, एक से, तीन से, और किसी संख्या से नहीं। और चार किससे विभाजित होगा? यहां लिख देते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। और चार किससे विभाजित होगा बाबू? चार किससे विभाजित होगा? वन से होगा, टू से होगा और फोर से होगा। देखिए इसमें दो संख्याएं मिली, इसमें भी दो या एक है तो एक है ये है, और इसमें एक और दो बोली। एक तो ये विभाज्य संख्या में नहीं आता है ना, है ना, इसलिए एक वर्ड आती है यहाँ पर। तो 1 3, इसमें भी दो संख्या, इसमें भी दो संख्या, इसमें तीन आ गई। और यहाँ 5 देखते हैं, 5 कितने हो गई? एक हो गया और 5 हो गया। ये 5 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसी तरह से 6 हो गया, 6 किससे कटेगा? 1 2 3 और 6 से कटेगा। और 7 किससे कटेगा? 1 और 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें देखिए दो संख्याएं, इसमें दो भी दो आ गया, इसमें भी दो मिल रहा है, इसमें भी दो मिल रहा है। तो जिसका गुणनखंड दो आता है ना, वह क्या है? वह है आपका अभाज्य संख्या। समझ में आ गया? और जिसका एक से अधिक संख्या, दो से अधिक आ गया, जैसे इसे 4 2 3, 1 2 3 9, यदि सोचते हो कि 9 को नहीं लिखे हैं सर, तो 9 को देख के देखते हैं, 1 3 और 9 से करेगा, इसमें भी बढ़ गया। ये भी 3 से, 2 से ज्यादा हो गया, ये भी 2 से ज्यादा है, ये भी 2 से ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा है तो क्या हो गया? 2 से ज्यादा है तो वो भाज्य संख्या है, और 2 से कम है तो अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? और एक चीज सोच लीजिएगा, एक चीज और इसमें बता देते हैं। अभाज्य संख्या तो आप समझ गए कि जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, अपने और खुद से कटे, अथवा उसका गुणनखंड जो आए, अभाज्य गुणनखंड जो आए, केवल 2 ही अंक आए तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए संयुक्त संख्या लिखा हुआ है, और भाज्य संख्या कहीं पर है कि नहीं है? नहीं है। तो संयुक्त संख्या को यौगिक संख्या भी कह सकते हैं और भाज्य संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हो गया भाज्य, यानी भाज्य भी है, यौगिक भी है और संयुक्त भी है। इसको कंपोजिट नंबर भी इंग्लिश में कहा जाता है, यानी कटने वाली संख्या। तो याद रखिएगा, जितनी जिसकी भी दो गुणनखंड आएंगे वह क्या है? वह अभाज्य है। और 2 से अधिक आया तो क्या है? भाज्य संख्या है। या यदि परिभाषा के रूप में आप सीखना चाहते हैं तो होगा कि जो
एक और अपने को छोड़ करके किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वही क्या है, अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य किसी और से भी विभाजित हो जाता है, तो वह हो गया आपका संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। ये तीनों चीज आपके यहां पर आ गया, समझ में आ गया। अब चलते आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भिन्न संख्या के बारे में। भिन्न संख्या मतलब क्या, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न मतलब क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब बाटा में जो हम हिसाब बनाते हैं 1/2, 4/6, 5/9, 3/4, इस तरह की जो संख्याएं हम बनाते हैं, फ्रैक्शन की मैथ्स जो बनाते हैं, उस सबको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। जैसे हम इस एक को लिख सकते हैं यहां पर 1/2 लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1/3, एक को हम लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 3 को आधा करना है तो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 लिख सकते हैं, या 1.1/3 लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर गलती लिखे हैं, 2 होगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी ये संख्या है, चाहे पूर्णांक में लिखिए चाहे बाटा में लिखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन, अर्थात भिन्न की संख्या, यानी भाग में प्रयुक्त होने वाली संख्या को कहते हैं हम लोग क्या, भिन्न संख्या। जैसे 5/2 बराबर 5/2, 8/12 बराबर 8/12, इस तरह की जो संख्याएं हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसी को कहेंगे क्या, हम लोग कहेंगे भिन्न संख्या। जो बाटा में लिखा जाता है वो सारी संख्याएं क्या हो गई, भिन्न संख्या या फ्रैक्शन नंबर। क्लियर। चलिए दशमलव तो आप जानते ही हैं, जैसे 4, जैसे मान लीजिए कि 4/5 लिख रहे हैं, और 4/5 को दशमलव में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8। तो इसको, ये हो गया फ्रैक्शन, और इसी फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया दशमलव में, तो इसको कहते हैं दशमलव संख्या, जिसमें दशमलव दिया गया हो, जिसमें दशमलव हो, जिस संख्या के पीछे दशमलव लगा हो, वह क्या है, दशमलव संख्या हो गया। क्लियर। दशमलव संख्या। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, परंतु जो भिन्न लिखते हैं उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसे परिभाषा आप पढ़ते होंगे, ये परिभाषा दिया हुआ रहता है कि जो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होगा, तब उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 4/5, 6/3, 3/2, ये सारी संख्याएं जो है, ये क्या है, परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं। लेकिन 5/2, 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका बाटा में हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब कहा जाएगा कि 5 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है, 9 है, 6 है, 4/3/2 परिमेय है कि नहीं, तो है, 4/3, 5
परिमेय है कि नहीं, तो है। 1/2 परिमेय है कि नहीं है। तो इसको परिमेय संख्या इस तरह से लिखा जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है, जो हमने आपको परिभाषा में शॉर्ट स्क्रीन शुरू में लिखित करवाए हैं उसमें लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट लाइक यही चीज है, और इसमें होता क्या है कि वह संख्या जिसका हम लोग रूट में व्यक्त करते हैं। तो ये रूट में जो व्यक्त कर दिए 1/√3/1 अगर लिख दिए तो यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होता है। माने रूट में वह संख्या जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे √5 का जो आएगा वह दशमलव में क्या आएगा, उसका मूल्य आएगा, वर्गमूल आएगा। 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। इसी तरह से 7 का निकालेंगे तो आएगा, 6 का निकालेंगे तो उसका भी दशमलव में आएगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि उसके बाटा में चाहे आप जो भी लिख दे शून्य छोड़ करके, है ना, वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या कहती है। और एक संख्या होती है पाई का मान होता है 22/7। क्योंकि 22/7 को देखने से यह पता चलता है कि 22/7 क्या है, तो परिमेय है। लेकिन पाई को यदि हम देखते हैं तो पाई का मान इसको अपरिमेय संख्या में रखा जाता है। जब मैं मैथ आगे बढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि पाई को क्यों पाई 22/7 रखा गया है और 22/7 को परिमेय क्यों नहीं कहा गया, जबकि हमको 4/5 को हम परिमेय ही कहते हैं, अपरिमेय क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, इस बात को मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसका चैप्टर नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, वास्तविक संख्या, रियल संख्या। जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं चाहे रूट में हो, चाहे रूट में हो, चाहे पूर्णांक में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे जो भी है, सब क्या होते हैं, सबको रियल संख्या होती है, सब क्या है, परिमेय संख्या होती है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सब वास्तविक संख्या है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसको हम समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। अब देखिए इसमें पहले अभाज्य संख्या चुना जाए। चलिए अब चुनते हैं, ये भी अभाज्य। यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या, यहाँ ये नभाज्य है, नभाज्य है, किसी में नहीं आता है, याद रखिएगा। 1 6 है, 5 7 है, यहाँ पर ये भाज्य है, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य है। एक चीज और ध्यान में देखिएगा कि कोनो पहाड़ा में अव्यय नहीं करता है है ना, अभाज्य संख्या कोनो पहाड़ा में अव्यय नहीं करेगा। जैसे 19 कोनो पहाड़ा में नहीं आएगा, 17 कोनो पहाड़ा में नहीं आएगा, 11 कोनो पहाड़ा में नहीं आएगा, 7 कोनो पहाड़ा में नहीं आएगा, 5 कोनो पहाड़ा में नहीं आएगा। जब आएगा तो अपने में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा इसको कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अब देखिए जुड़वा खोज रहा है। जुड़वा मतलब क्या, यहाँ पर देखिए एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पर एक 5 संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह सम संख्या भी होती है, सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे सम वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, तो 2। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चलिए तो 3 और 5, 4 को छोड़ करके 5 और 7, तो 5 और 7 क्या हो गया, जुड़वा हो गया। इसको ट्विन बोलते हैं, इसको ट्विन बोलते हैं, 3 संख्या है ना। तो ये देखिए ट्विन हो गया, 3 और 5 भी क्या हो गया, ट्विन हो गया। और यहाँ पर देखिए 11 1 2 3 अंकों के बाद आ रहा है, इसलिए ये ट्विन में नहीं जाएगा। लेकिन 11 और 13 क्या हो जाएगा,
3 में हो जाएगा। 11 और 13 क्या होगा? जुड़वा हो जाएगा। 17 और 19 जुड़वा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब देखिए, अब इधर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये भी भाज्य संख्या, ये भी किसी पहाड़ा में आता है, ये भी पहाड़ा में आता है, ये किसी पहाड़ा में नहीं आता है। तो ये अभाज्य संख्या हो गया। ये सब आते हैं, ये भी पहाड़ा में आता है, ये भी पहाड़ा में आता है, ये भी पहाड़ा में आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है। तो 23 और 29 क्या है? ये अभाज्य संख्या है, परंतु जुड़वा नहीं है। इसी तरह से 31 किसी पहाड़ा में नहीं आता, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इसके बाद 37 आता है। सो दैट 37 आता है। तो ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है लेकिन जुड़वा नहीं है। तो जुड़वा आप समझ गए कि जुड़वा संख्या क्या है? जुड़वा संख्या ट्विन नंबर, ट्विन नंबर, यहाँ पर जुड़वा संख्या समझ में आ गया। तो जुड़वा संख्या आता है, पूछता है, संख्या देता है और उसमें पूछ देता है कि जुड़वा संख्या क्या है, या दो जुड़वे संख्या को लिखिए, या एक जुड़वा संख्या कोई लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आपको बताना होता है इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया जुड़वा समान संख्या। अंकित मान और स्थानीय मान तो आप लोग जानते ही हैं। 5, 6, 9, 8 एक संख्या है जिसको 5698 कहा गया, जिसमें 6 का स्थानीय मान बताना है। तो इससे दहला करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 600, यानी 6 लिख देंगे। इसका अंक स्थानीय मान और क्या है? अंकित मान समझना है। स्थानीय मान तथा अंकित मान। अंकित मान क्या है? 6 है, माने 6 इकाई। अंकित मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे? जैसे 6 को पूछेगा कि इसका मान बताइए, अंकित मान बताइए, तो क्या लिखेंगे? अंकित मान। यदि पूछेगा अंकित मान, यदि पूछ दिया तो 6 क्या लिखेंगे? 6 का 6 इकाई लिखेंगे, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे, केवल 6 मत लिख दीजिएगा, 6 इकाई लिखेंगे अंकित मान में। और जब प्लेस वैल्यू पूछेगा, प्लेस वैल्यू क्या है? माने स्थानीय मान पूछेगा, स्थानीय मान यदि पूछ दिया, स्थानीय मान पूछ दिया, प्लेस वैल्यू पूछ दिया, तो भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा 6 गुना 100, सैकड़ा मतलब 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 600। तो स्थानीय मान इसका क्या हो गया? 600। और इकाई मान क्या हो गया? अंकित मान क्या हो गया? 6 इकाई। इसी तरह 9 का यदि पूछेगा तो 9 क्या हो गया? इकाई। क्या? 9 इकाई अंकित मान। और 900 क्या हो जाएगा? 900 क्या हो जाएगा? 900 हो गया हमारा स्थानीय मान। समझ में आ गया? मैथ जब बनाइएगा तब उस समय बताया जाएगा कि स्थानीय मान कैसे लिखेंगे और अंकित मान कैसे लिखेंगे। ऐसे फिर एक बार हम थोड़ा सा समझाइए देते हैं इसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9, 6, 8, 4, 2 इसे लिखा हुआ है, हमको 8 का स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे लिख करके 8 इकाई स्थानीय मान, या आप वैसे भी लिख सकते हैं स्थानीय मान। और इसका यहाँ पर लिख देते हैं अंकित मान। अंकित मान हो गया। और यदि पूछ रहा है इसे स्थानीय मान लिखा तो आप स्थानीय लिखेंगे, और यहाँ पर 8 इकाई लिख करके गुना इकाई सैकड़ा करके 100 से गुना कर देंगे, या 8 के बदला में 1 और इसके आगे जितने अंक हैं उतने 0 लिख देंगे, तो 100 हो गया। 100 से गुना करेंगे 800, तो ये हो गया 800 स्थानीय मान, और अंकित मान हो गया 8। इस तरह से स्थानीय मान और
मान हो गया। अब आते हैं आपको संपूर्ण संख्या के बारे में बताते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है, और भी कई तरह की संख्याएं हैं, उसको भी बताएंगे, लेकिन आज उतना टाइम नहीं है, बहुत सारा टाइम चला गया। तो यहाँ पर संपूर्ण संख्या बताते हैं। संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। संपूर्ण संख्या वह संख्या है जिसके गुणनखंडों का योगफल उसके उस संख्या के ठीक दुगना आता है, उसको कहते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे? संपूर्ण संख्या वह संख्या है कि उसके गुणनफलों के अंकों का जोगफल संख्या के दुगना होता है, तो उसको कहते हैं संपूर्ण संख्या। अभी तक 1 से 100 तक के बीच में 6 और 28 एक ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या के नाम से जानी जाती है। जैसे 6, देखिएगा 6 का गुणनफल निकालिए, 1 2 3 और क्या होगा 6, 6 3 9। अब इसको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 कितना हो गया 12, 6 दूना 12, यानी गुणनफलों का जोगफल कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब 28 का निकाल करके देखते हैं 28 कितना होता है। तो 28 का 1 हो गया, 28 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 4 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 7 8 9 10 11 14 से कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा 28 से कटेगा। तो इसको जोड़ करके चेक करते हैं कि कितना आता है। प्लस का चिन्ह बीच में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जोड़ते हैं, 4 8 4 12 12 7 कितना हुआ 19 19 और 4 कितना हुआ 23 23 1 24। गलती कैसे हो जाए, 1 2 से नहीं लिखिए, यहाँ 2 होगा 4 होगा 1 होगा, 2 छूट गया था, सॉरी। 8 4 12 12 7 19 19 7 19 4 23 23 2 कितना हुआ 25 1 26 के 6 हासिल 2 2 2 4 1 5, 28 दूनी क्या होता है 56। यहाँ पर 28 से गुना करके देखिए, 28 से 2 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16 और 2 दूनी के 4 1 5 56 आ गया। यानी कि संपूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जिसके गुणनखंडों का के संख्याओं का जोगफल, जो गुणनखंड आता है उसका जोगफल हमेशा उस संख्या के दुगना आता है, उसको क्या कहा जाता है संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। याद रखिए 6 क्लास में है, पूछता है 6 क्लास में है, इसको समझ लीजिएगा। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है, जनरल नॉलेज के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं कि आपको जनरल नॉलेज एज टू डेट हो जाए, ताकि आपको संख्या के बारे में यदि कहीं भी पढ़ाएं कहीं भी समझाएं तो आपको यह नहीं समझना है कि ये संयुक्त है कि नहीं है, है कि नहीं है, आवाज है कि क्या है, ये सब समझने की उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं सबको एक एक करके बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आज का ये सिलेबस जो है आपका संख्या का, तो खास करके संख्या का विशेष रूप से मैंने बताया है। 2-4 वीडियो हमने शॉर्ट में भी डाला है, तो उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे, ताकि आपका भविष्य अच्छा बने। ये मत सोचिएगा कि हम क्या है हम सबको यादें कर लिए, जब तक समझ में नहीं आएगा, मस्तिष्क में नहीं घुसेगा, तब तक रटने वाली चीज छोड़ दीजिएगा। नहीं तो तोता वाला हाल होगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत, लेकिन तोता जैसे ही क्या निकला वहां से निकल गया साधु के कुटिया से, तो वह फंस गया था। केवल दिमाग ही काम करता है, केवल रटंतु काम नहीं करता है। इसलिए रटना छोड़िए, सीखना जानिए। थैंक यू।